वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्ची? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ की बात करें तो ऑलरेडी मैंने पूरे सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं। तो सबसे पहली बात, तो जिन बच्चों का मई 2025 में एग्जाम है सीए फाउंडेशन की, सबसे पहले आप जाकर के वहां पर सिलेबस को कंप्लीट करें। मैंने ऑलरेडी पूरे कंप्लीट सिलेबस मैंने करा रखा सीए फाउंडेशन का। अब बारी आती है केस स्टडीज। केस स्टडी से बच्चे डरते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है कि केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जामिनेशन में उसे ट्रैक करना है सर। तो यहां पर दिक्कत रहती है, इसीलिए मैंने सोचा हूं कि कुछ केस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करा दूं, जिससे जो भी आपके कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं कुछ केस स्टडीज, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। केस स्टडीज को कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जामिनेशन में क्रैक करना है, कैसे उसको लिखना है, इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर समझेंगे। आइए, केस स्टडीज की अगर बात करें, चैप्टर आपका कौन सा है बच्चे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का आपका चैप्टर है। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, किस तरह से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, नंबर 1, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बनती है तो उसका क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आप लोग कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को दिक्कत नहीं रहती। दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत आती है केस स्टडीज में। केस स्टडीज से रिलेटेड को भी कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो एक बात का ध्यान रखेंगे, कभी भी आप नीचे वाले लाइन से आपको पढ़ना होता है। नीचे वाले लाइन जो है वहां से आप पढ़ेंगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन से एक्ट से ये सवाल पूछा गया है। तो इससे क्या होगा, चीजें आपके लिए ईजी हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे वाले लाइन से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर वाली लाइन से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। केस स्टडीज को पढ़ना है, और कभी भी केस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो केस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे एग्जामिनेशन में लिखना है, हाउ टू राइट बिजनेस लॉ पेपर, कैसे आपको केस स्टडीज को लिखना है, तो 3 पैरा में करना होता है। 3 पैरा में हम क्या करना होता है, केस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना होता है। नंबर 1, सबसे पहले प्रोविजन बताओगे। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे मान लीजिए आपको बताया गया कि एक माइनर है, माइनर को क्या किया, माइनर ने क्या किया, लोन लिया बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, घर कपड़ा मकान, एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए। तो ये क्या है, उनकी बेसिक जरूरत है, नेसेसिटी सप्लाइड है टू एनी पर्सन डिपेंडेंट पर्सन, सेक्शन 68 अप्लाई होती है। तो सबसे पहले प्रोविजन के बारे में आप बताओगे, उसके बाद फैक्ट ऑफ द केसेस बताओगे। फैक्ट ऑफ द केसेस कहां से आएगा, तो वहां पर जो क्वेश्चंस गिवन होगा वहीं से आप निकालोगे। और उसके बाद एंड में क्या करोगे बच्ची, कंक्लूजन तक पहुंचोगे। कंक्लूजन में क्या करना होता है, प्रोविजन और फैक्ट ऑफ द केस दोनों को मिक्स करके उसके बाद एंड में कंक्लूजन देना होता है। जैसे मान लीजिए एक एडवोकेट है, एक लॉयर है, उनके पास कोई क्लाइंट आते हैं, तो पहला क्लाइंट को सुनते हैं, क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझते हैं, क्या सिचुएशन है, फिर उसके बाद उस सिचुएशन को प्रोविजन से रिलेट करते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रोविजन इसमें अप्लाई होगा, कौन सा लॉ अप्लाई किया जाएगा, उसके बारे में उसको अप्लाई करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एंड में उनको एडवाइस देते हैं, कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो यही चीजें करना होता है बच्चे, इस बात का ध्यान रखोगे। तो आइए हम लोग केस स्टडीज को करेंगे, और सबसे पहले ध्यान रखेंगे, सबसे पहले प्रोविजन आएगा, सेकंड में फैक्ट ऑफ द केसेस। फैक्ट ऑफ द केसेस कहां से लोगे, तो वही क्वेश्चन से ही लेना होता है, और एंड में कंक्लूजन तक आपको पहुंच करके करना होता है। तो आइए बच्चे, यहां पर क्वेश्चंस तो नहीं है, बट इसमें हम क्वेश्चंस, यहां पर मैंने इसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूं आपके सामने, जहां पर किस तरह से करना है। यहां पर देखिए ये क्वेश्चंस की, जब आप एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपको दिक्कत होती है तो सबसे पहले तो प्रोविजन आप लिखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ करके, पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस किस प्रोविजन से रिलेट कर रहा है। फैक्ट ऑफ द केस का मतलब जो क्वेश्चंस गिवन है वहीं से आपको पढ़ करके और वहां पर लिखना होता है, इस बात का ध्यान रखोगे। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करें हम यहां पर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, आइए सेक्शन 4 में क्या है, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बच्चे आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, रिवोकेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज हमारे चैनल पे जाएं, उन्हें वॉच करें, उनको समझे, एक बार कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझे, क्योंकि कॉन्सेप्ट
कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा तो आपको केस स्टडीज में दिक्कत नहीं आएगा। इस बात को आपको समझना है। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए तो हम लोग बात करेंगे सेक्शन 4 के अंदर क्या है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा बच्चे? तो सबसे पहले बात करें अगेंस्ट प्रपोजर। प्रपोजर को ऑफरर बोलते हैं। कब माना जाएगा प्रपोजर के लिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय एक्सेप्टर, तो यहां पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अगर पोस्ट कर देगा कौन? एक्सेप्टर, तो ये क्या माना जाएगा बच्चे? किसके लिए माना जाएगा? जब यहां पर एक्सेप्टर अगर यहां पर पोस्ट कर देंगे लेटर को, या व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड बाय एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब यहां पर प्रोमिसरी टाइप के हो गए, तो यहां पर ऑफरी अगर एक्सेप्टेंस देंगे तो ऑफरर के लिए कंप्लीट माना जाएगा, और जब ऑफरर कंप्लीट अगर एक्नॉलेज करते हैं तो ऑफरी के लिए माना जाता है। इस बात का तो अगेंस्ट प्रपोजर यानी ऑफरर इनके लिए कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा? तो जब एक्सेप्टर के थ्रू एक्सेप्टेंस आ जाए तो ये ऑफरर के लिए कंप्लीट माना जाएगा एक्सेप्टेंस। अगला सवाल है अगेंस्ट एक्सेप्टर यानी एक्सेप्टर के लिए कब माना जाएगा? तो यहां पर व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय प्रपोजर। प्रपोजर बोले तो कौन है बच्चे? ऑफरर। यानी ऑफरर के लिए तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। ऑफरर के लिए तब माना जाएगा जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगा, और ऑफरी के लिए तब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा जब ऑफरर के नॉलेज में आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, मेरे नॉलेज में तब मेरे लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट माना जाएगा जब आपके नॉलेज में आ जाएगा, या आपके नॉलेज में जब आएगा जब मेरे को ये इस लेटर के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में मुझे पता हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, मैं इस कहानी में मैं अगर मान लीजिए प्रपोजर हूं, तो मेरे लिए कंप्लीट कब माना जाएगा? जब आपके नॉलेज में आ जाए। और आपके लिए कब माना जाएगा? जब मेरे नॉलेज में आ जाएगा, या मैं रिसीव कर लूंगा एक्सेप्टेंस तो आपके लिए माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सेक्शन 4 कहता है बच्चे, द मोमेंट ऑफ एक्सेप्टर पोस्ट द एक्सेप्टेंस, द मोमेंट द एक्सेप्टर पोस्ट एक्सेप्टेंस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट comes into existence from the side of proposer even if he is unaware of it। ध्यान रखेंगे, the moment of acceptor post acceptance and valid contract comes into existence from the side of proposer even if he is unaware, चाहे वो unaware क्यों ना हो। आइए उसके बाद बात करेंगे बच्चे, यहां पर फैक्ट ऑफ द केस क्या है। मिस्टर अर्जुन ऑफर टू सेल हिज बाइक टू मिस्टर रोहित। पहले इस बात को समझिएगा, मिस्टर अर्जुन ऑफर टू सेल हिज बाइक टू, यहां पर दो पर्सन है, यहां पर ऑफर दे रहा है वो अर्जुन है, एक्सेप्टेंस दे रहा है रोहित है। तो यहां पर मिस्टर अर्जुन ऑफर टू सेल हिज बाइक टू मिस्टर रोहित 60,000 ऑन 1 मार्च 2024। यानी अर्जुन ने ऑफर करा है रोहित को कि मैं अपना बाइक बेचना चाहता हूं 60,000 में 1 मार्च को डेट का ध्यान रखेंगे। मिस्टर रोहित पोस्टेड हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 3 मार्च 2024। बच्चे ध्यान रखेंगे, ऑफर कब आया? 1 मार्च 2024 को, और एक्सेप्टेंस मिस्टर रोहित ने पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब? 3 मार्च को। ध्यान रखेंगे, हाउएवर मिस्टर अर्जुन सोल्ड द बाइक टू समवन एल्स ऑन 5 मार्च 2024। समझिएगा, यहां पर मिस्टर अर्जुन ने ऑफर दिया कि हे रोहित, मैं अपना बाइक बेचना चाहता हूं आपको 60,000 में, और कब दिया बच्चे? 1 मार्च को, और एक्सेप्टेंस रोहित से कब मिल चुका है? यहां पर 3 मार्च को। और फिर उसके बाद अर्जुन ने क्या करा? उस बाइक को उठा करके किसी और को बेच दिया। एज्यूमिंग देयर इज, या एज्यूमिंग दैट देयर वॉज नो रेस्पॉन्स, उसको ऐसा लगा कि अभी तक इसने रेस्पॉन्स नहीं दिया है। आप समझिए, द एक्सेप्टेंस लेटर रेज्ड हिम ऑन 6 मार्च। एक्सेप्टेंस का लेटर उन्हें कब पहुंचा बच्चे? 6 मार्च को। मिस्टर रोहित नाउ क्लेम देयर वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे यहां पर रोहित कौन है बच्चे? ये क्या कर सकता है? क्लेम ले सकता है, क्योंकि क्या हुआ है? एक्सेप्टेंस का लेटर कब पहुंच चुका है? 3 मार्च को पहुंच चुका है। इन दैट केसेस उन्हें क्या करना पड़ेगा बच्चे? उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड माना जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग कंक्लूजन को समझते हैं। द एक्सेप्टेंस वॉज कम्युनिकेटेड फ्रॉम मिस्टर रोहित साइड ऑन 3 मार्च। तो बच्चे यहां पर ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। समझ गए बात को? तो जैसे ही यहां पर 3 मार्च को उन्होंने पोस्ट कर दिया बच्चे, तो ये उसके एंड से ये माना जाएगा कि इसके नॉलेज में आ चुका है। यानी मैं कह सकता हूं द कम्युनिकेशन, द एक्सेप्टेंस वाज कम्युनिकेटेड फ्रॉम मिस्टर रोहित साइड्स ऑन 3 मार्च व्हेन ही पोस्टेड अ लेटर, एंड हेंस
द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर्म्ड ऑन दैट डे एज पर सेक्शन 4 ऑफ द प्रपोजर, यानी प्रपोजर की बात करें बच्चे, यहां पर मिस्टर अर्जुन है, राइट, इज बाउंड फ्रॉम द दैट मोमेंट, देयरफॉर मिस्टर अर्जुन ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट बाय selling the bike on 5th March, he is legally liable. Mr. Rohit can claim damages from Rohit अर्जुन। तो यहां पर मिस्टर रोहित क्या करेंगे बच्चे, क्लेम डैमेजेस लेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ गलत हुआ है और इसने एक्सेप्टेंस दे दिया था, उसके बाद भी इस बाइक को किसी और को सेल करा गया है। तो नंबर 1 में सबसे पहले बच्चे क्या है, प्रोविजन है, उसके बाद क्या है, फैक्ट ऑफ द केसेस है, और उसके बाद क्या है, लास्ट में कंक्लूजन है। तो केस स्टडी से रिलेटेड जब भी अगर आपके एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं तो इन्हें इस तरह से आपको करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले जाकर के वीडियोस को देखो, सबसे पहले आप लेक्चर को समझो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो, पहले एक बार सिलेबस को रिवाइज कर लो बेहतर तरीके से, उसके बाद चीजें करना। चलिए जी, हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं केस स्टडीज नंबर 2, जहां पर हम लोग कंसिडरेशन का, मैंने कंसिडरेशन के चैप्टर से उठाया है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चे, आइए यहां पर ये क्वेश्चंस ही है। आइए देखिए, मिस्टर करण प्रॉमिस टू पे, मिस्टर करण प्रॉमिस्ड टू पे 10,000 ऑन टू हिज नेफ्यू। मिस्टर करण ने प्रॉमिस करा कि देख भाई, जो उनका नेफ्यू है उन्हें 10,000 पे करने के प्रॉमिस करा है। मिस्टर ऋषि ही स्टॉप स्मोकिंग। मिस्टर ऋषि इफ ही स्टॉप, अगर यहां पर ऋषि स्टॉप कर देगा स्मोकिंग को तो ऋषि अग्रीड एंड गिव अप। बच्चे यहां पर ऋषि क्या करा, एग्री भी हो गया और इसको छोड़ भी दिया, क्विट भी कर दिया। लेटर करण रिफ्यूज टू पे, arguing that Rishi and not done anything is a legal value for him। ये बताया गया बच्चे। तो ऐसा, आइए इसके बारे में, ये आपका सवाल है, हम लोग आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये बताया गया कि करण जो है प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अपने नेफ्यू को दूंगा कितना, 10,000। मिस्टर करण प्रॉमिस टू पे 10,000 ऑन हिज नेफ्यू मिस्टर ऋषि। उसका नेफ्यू जो ऋषि है वो स्मोकिंग करता है, अगर वो स्मोकिंग करना छोड़ देंगे तो उन्हें हम देंगे, बट उन्होंने छोड़ भी दिया। लेटर ऑन रिफ्यूज टू पे, बाद में जो क्या करा, करण देने से मना कर दिया। क्या ऐसा कर सकता है? आइए इसके बारे में, डेट ऋषि एंड हैड नॉट डन एनीथिंग लीगल वैल्यू फॉर हिम। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग कंसिडरेशन के बारे में समझेंगे। तो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर डिफाइन करा गया है, सेक्शन 2D के अंदर बताया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वैलिड कंसिडरेशन इंक्लूड। आपका कंसिडरेशन वैलिड कब होगा? मैंने बताया था, जब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था तो मैंने वहां पर बताया था वैलिड कंसिडरेशन, रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। आपका कंसिडरेशन वैलिड कब माना जाएगा, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा है। प्लीज अगर नहीं समझ आ रही है या दिक्कत है, केस स्टडीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज जाकर के आप उसको देखें, पहले समझें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। चलिए, तो आपका कंसिडरेशन वैलिड कब होगा? अंडर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंक्लूड्स, कंसिडरेशन इंक्लूड्स अ पर्सन डूइंग समथिंग। यहां पर एक पर्सन डूइंग समथिंग की बात करी जाती है, अब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ये क्या किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चे? डिजायर ऑफ द किसके? प्रोमिसर को। चलिए, इवन इफ द एक्ट बेनिफिट्स अ थर्ड पार्टी और is not economically valuable, it is a valid loan and it is done at the promiser desire। तो बच्चे प्रोमिसर के डिजायर पर होना चाहिए। चलिए, हम लोग फैक्ट ऑफ द केसेस के अंदर बात करें तो मिस्टर करण प्रॉमिस टू पे, ये 10,000 रुपए पे करेंगे अपने यहां पर नेफ्यू को, अगर वो स्मोकिंग करना क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और सचमुच में इसने स्टॉप कर दिया तो उसके बाद क्या, यहां पर बताइए, लेटर ऑन करण रिफ्यूज टू पे, अब करण देने से मना कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? चलिए, हम लोग आइए कंक्लूजन पर बात करते हैं बच्चे। नंबर 1, ऋषि गेव अप समथिंग, हिज फ्रीडम टू स्मोक एट करण रिक्वेस्ट which qualifies a valid consideration under section 2D। It is not necessary that promiser should get some benefits, even he act abstaining is enough। There is a valid contract exists, Mr. Karan is legally bound to pay 10,000 to Mr. DC। क्या ये कहानी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बच्चे कि यहां पर करण जो है उसका नेफ्यू कौन है? ऋषि है।
ऋषि को प्रॉमिस करा कि मैं 10,000 तुम्हें दूंगा, लेकिन स्मोकिंग करना छोड़ना पड़ेगा, और वाक्य में उसने छोड़ दिया, तो क्या उसके लिए बाउंड है? बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर ऋषि गेव ऑफ समथिंग, यानी हिज फ्रीडम टू स्मोक एट करंट रिक्वेस्ट विच क्वालिफाइज एज अ वैलिड कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 2D, इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्रोमिसर शुड सम बेनिफिट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि प्रोमिसर शुड गेट सम बेनिफिट्स, कोई जरूरी नहीं कि प्रोमिसर को कुछ बेनिफिट्स हो। इवन द एक्ट ऑफ अब्सटेनिंग इज इनफ, यानी कुछ ना करने की बात करी जाती है। दिस इज कॉल्ड वैलिड कंसिडरेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए बच्चे, उसके बाद आइए केस स्टडीज नंबर थर्ड की बात करें बच्चे। यहां पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास को सुना होगा, लेक्चर को आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिया होगा। यानी मैंने बताया था आपको कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज वाले चैप्टर में, जहां पर माइनर वाले केसेस में हमने बताया था स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होता है। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन को समझते हैं। मिस नेहा एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मिस नेहा entered into Cater's contracts for her wedding. Her friend Miss Ria paid on advance 50,000 to Cater on Neha's behalf. तो किसके बिहाफ पर? नेहा के बिहाफ। द कैटर फेल्ड टू डिलीवर द सर्विसेज। रिया फेल्ड अ लीगल शूट अगेंस्ट द कैटर टू रिकवर द मनी। क्या ऐसा कर सकते हैं? तो यहां पर देख ली, मिस नेहा जो है एंटर इनटू कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ वेडिंग। हर फ्रेंड्स मिस रिया पेड ऑन एडवांस, 50,000 रुपए एडवांस दिया कैटर को। किसके बिहाफ पर? नेहा के बिहाफ पर। कैटर फेल टू डिलीवर द सर्विसेज। यहां पर कैटर जो है उन्होंने सर्विसेज देने से यानी फेल कर गया। तो इस केसेस में रिया फाइल्ड अ लीगल सूट अगेंस्ट कैटर टू रिकवर मनी। क्या ऐसा कर सकते हैं? बताओ, क्या रिया यहां पर रिकवर कर सकते हैं 50,000 जो एडवांस में दिया है, सर्विसेज नहीं मिली है? कर सकते हैं? आइए हम लोग समझते हैं। तो आइए बच्चे, हम लोग सबसे पहले प्रोविजन की बात करेंगे। प्रोविजन में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू डेक्टोरिन ऑफ प्रेबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू डेक्टोरिन ऑफ प्रेबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ओनली द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स। यहां पर किसके बिहाफ पर यहां पर मिस रेहा ने करी है? तो नेहा के बिहाफ पर। तो बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। तो यहां पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताया गया, अकॉर्डिंग टू डेक्टोरिन ऑफ प्रीबिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का रूल ये कहता है, ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स इट और हेल्ड लाइबल अंडर इट। अ स्ट्रेंजर कैन नॉट शू। बच्चे यहां पर मिस मैं अगर मिस रिया की अगर बात करूं तो ये स्ट्रेंजर है, तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सी यू इच अदर। यहां पर इवन इफ दे हैव पेड मनी और बेनिफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। आइए हम लोग यहां पर देखते हैं। तो इवन दो रिया पेड द अमाउंट, शी वॉज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है। द एग्रीमेंट एग्जिस्टेड बिटवीन नेहा एंड कैटर्स ओनली। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? नेहा और कैटरिंग वाले जो है कैटर्स के बीच में हुआ है। तो यहां पर कौन है बच्चे? यहां पर मैं अगर बोलूं रिया जो है कौन है? यहां पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, और ये एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकता है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये प्रिबिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का डेक्टोरिन ऑफ प्रिबिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का रूल कहता है। चलिए, रिया हैज नो लीगल स्टैंडिंग टू शी the caters, only Miss Neha can file a suits as per the principle of privity of contract। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर जिन बच्चों को दिक्कत है तो प्लीज जाकर के पहले क्लास को देखें, समझें, उसके बाद यहां पर करेंगे। और केस स्टडीज कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत इजी है। आराम से क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और उस तरह से करना है। चलिए बच्चे, हम लोग आगे बात करेंगे। आइए, उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर केस स्टडीज की बात, केस स्टडीज नंबर 4 है द ज्वाइंट प्रोमिसर। आइए हम लोग यहां पर देखते हैं। सबसे पहले आइए क्वेश्चंस को समझते हैं। मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम आर ज्वाइंटली प्रॉमिस टू डिलीवर 100 चेयर्स। मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम ज्वाइंटली प्रॉमिस टू डिलीवर 100 चेयर्स टू a school by a fixed date. Mr. Shyam failed to contribute. Mr. Ram delivered all the chairs on his own. Later sued Mr. Shyam to recover the half of the cost. आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। मिस्टर राम एंड श्याम ज्वाइंटली प्रॉमिस टू डिलीवर 100 चेयर्स टू ए स्कूल बाय फिक्स्ड डेट। यानी यहां पर क्या है, मिस्टर राम और श्याम दोनों मिलकर के ज्वाइंटली प्रॉमिस करा है कि हम लोग डिलीवर करने वाले 100 चेयर्स
स्कूल को एक फिक्स डेट पे मिस्टर श्याम ने क्या करा, कंट्रीब्यूट करने से मना कर दिया, फेल कर दिया। मिस्टर राम डिलीवर ऑल द चेयर्स on his own. Later on, he sued Mr. Sam to recover half of the cost. क्या ऐसा कर सकते हैं? तो आइए हम लोग बात करते हैं ज्वाइंट प्रोमिसर का रूल क्या कहता है। तो एज पर द सेक्शन 42 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ज्वाइंट प्रोमिसर्स आर ज्वाइंटली लाइबल। बिल्कुल सही बात है, टू परफॉर्म द प्रोमिस अनलेस देयर कॉन्ट्रैक्टरी इंटेंशन। आइए सेक्शन 43 कहता है बच्चे यहां पर फर्दर स्टेट द प्रोमिसी कैन कंपेल एनी और more of the joint promisor to perform whole promisee, or the promisor perform can then recover the proportionate amount from the co-promisers। बिल्कुल सही बात है, ऐसा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करेंगे एज पर सेक्शन 42 बोथ राम एंड श्याम वर इक्वली लाइबल टू परफॉर्म। बिल्कुल सही बात है, यहां पर यहां पर कौन है, ज्वाइंट प्रोमिसर्स है, तो यहां पर दोनों का अधिकार बनता है कंट्रीब्यूशन में। एज पर सेक्शन 42 ऑफ द बोथ राम एंड श्याम वर इक्वली लाइबल टू परफॉर्म, द स्कूल हैड राइट टू डिमांड फॉर परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी ऑफ दी देम। Mr. Ram fulfilled the obligation and therefore has right to claim contribution from the Mr. Shyam. Shyam is legally bound to शेयर। तो यहां पर श्याम कौन है बच्चे, लीगली तरीके से वो क्या करेंगे, इसको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइंट प्रोमिसर्स है, तो यहां पर दोनों का कंट्रीब्यूशन बनना चाहिए। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलो हम लोग आगे बात करेंगे बच्चे। उसके बाद अगर हम बात करें केस स्टडीज की, बात करें केस स्टडीज नंबर 5 क्या कहता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट। आइए हम लोग बच्चे यहां पर एक बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। मिस्टर मोहन एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द मिस्टर विनय। यहां पर मोहन एंटर करा है विनय के साथ एग्रीमेंट में, दैट हु वुड नॉट फाइल अ लीगल केस अगेंस्ट हिम इफ विनय पे 20,000। अगर यहां पर विनय अगर पे करता है 20,000, विनय अग्रीज बट लेटर रिफ्यूज टू पे, मिस्टर मोहन शूड फॉर रिकवरी द अमाउंट। क्या ऐसा कर सकते हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी मिस्टर मोहन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, मिस्टर मोहन एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द मिस्टर विनय दैट would not file a legal case against him if Vinay paid 20,000. Vinay agreed but later refused to pay. Mohan sued recovery for amount. क्या ऐसा कर सकते हैं? तो आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो अंडर सेक्शन 23 ऑफ द प्रोविजंस की बात करेंगे बच्चे। मैंने सबसे पहले बताया कि प्रोविजन लिखना जरूरी है, तो यही आइए एज पर द, आप ऐसे भी लिख सकते हो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन लिखना मैंडेटरी नहीं है, इस बात को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। एग्जामिनेशन में अगर सेक्शन के बारे में 100% कॉन्फिडेंट अगर हो तो आप लिखो, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, या जो भी है इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा सेक्शन लिखना मैंडेटरी नहीं है। अगर सेक्शन आता है, अगर 100% श्योरिटी है आपको कि चीज सही है तो आप करो, वरना मत करना। तुक्के नहीं लगाना है और कॉन्फिडेंस के साथ करना है, ध्यान रखिएगा। अंडर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट इज वॉइड इफ इट्स ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज। देखिए यहां पर समझिए, सेक्शन 23 में कुछ चीजें बताया गया है कि एग्रीमेंट आपका वॉइड हो सकता है कब, जब ये कंडीशन को पूरा करता है। फॉरबिडन बाय लॉ, बिल्कुल सही बात है। डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर इस तरह की एक्टिविटीज होंगी तो ये आपका एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, वॉइड बन जाएगा। आइए, एनी एग्रीमेंट एंटर इनटू द ऑब्जेक्ट सप्रेसिंग प्रोसिक्यूशन अवॉइडिंग लॉफुल लीगल प्रोसीडिंग कंसिडरेशन, ये सारे के सारे बच्चे वॉइड के हिस्सा बनते हैं। तो आइए, द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट वाज सपोज टू अलाउ प्रोसिक्यूशन विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। बच्चे ध्यान रखिएगा, ये एग्रीमेंट क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या सप्रेस अ लॉफुल प्रोसिक्यूशन विच अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एज पर सेक्शन 23 सच एग्रीमेंट इज वॉइड एब एन इशू। वॉइड एब एन इशू का मतलब क्या होता है, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग। आइए, हिंस मिस्टर मोहन कैन नॉट क्लेम एनी अमाउंट फ्रॉम विनय अंडर वॉइड एग्रीमेंट। तो यहां पर मिस्टर विनय कुछ नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि यहां पर एग्रीमेंट कैसा है बच्चे, वॉइड है, यानी एग्रीमेंट सही नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स? आइए हम लोग बात करेंगे बच्चे उसके बाद। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने है। केस स्टडीज की बात करें बच्चे, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। आप अपना ऑफर को रिवोक कब कर सकते हो? एक्सेप्टेंस मिलने से पहले, है ना? तो आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए क्वेश्चंस को देखेंगे बच्चे। तो सबसे पहले मिस्टर अनिल ऑफर टू शेल हिज कार्ड टू मिस्टर भरत, यानी मिस्टर अनिल ने ऑफर करा हिज सेल टू हिज कार्ड टू मिस्टर भरत ऑन 1 अप्रैल। मिस्टर भरत posted his letter of acceptance 3rd April. यहां पर meanwhile Mr. Anil sent a telegram revoking his
आप समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे ध्यान से समझेंगे। मिस्टर अनिल ऑफर टू सेल हिज कार टू मिस्टर भारत। यहां पर मिस्टर अनिल ने ऑफर करा है, कब करा है बच्चे? 1 अप्रैल को करा है। भारत पोस्टेड हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब आ गया? 3 अप्रैल को आ गया, ध्यान रखेंगे इसके बाद। मेन बार मिस्टर अनिल सेंट टेलीग्राम रिवोकिंग सेंट अ टेलीग्राम रिवोकिंग हिज ऑफर ऑन 2 अप्रैल। बट इन्होंने क्या करा, 2 अप्रैल को रिवोकिंग का एक मैसेज कर दिया, टेलीग्राम के थ्रू भेज दिया है, विच रीच्ड मिस्टर भरत ऑन 4 अप्रैल। जो भरत के पास कब पहुंचा है? 4 तारीख को पहुंचा है। नाउ मिस्टर अनिल क्लेम दैट नाउ मिस्टर अनिल क्लेम दैट नो कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड। तो यहां पर अनिल कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई फॉर्म्ड हुआ ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रोविजन की, बात करें बच्चे यहां पर, तो एज पर द सेक्शन 5, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ प्रपोजल कैन रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बिल्कुल सही बात है, मैंने यही बताया। मैंने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं आपको, और आपके एक्सेप्टेंस आने से पहले अगर मैंने रिवोकेशन का मैंने ऑफर दे दिया, तो यहां पर क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, आप अपने ऑफर को, प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। उसके बाद बच्चे आप कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग कैन बी चेंज्ड। एक बार एक्सेप्टेंस का लेटर अगर पहुंच जाए, उसके बाद रिवोकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लॉजिक नहीं बनता है। आइए सेक्शन 5 की बात करें, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आइए, रिवोकेशन ऑफ ऑफर मस्ट रीच्ड द एक्सेप्टर बिफोर पोस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। भाई साहब यहां पर ध्यान रखना है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तभी जीतेगा जब एक्सेप्टेंस से पहले, यानी पोस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले अगर रिवोकेशन का ऑफर पहुंच जाता है, तब जाकर के जीतेगा। सिंस मिस्टर भरत हैड ऑलरेडी पोस्टेड हिज लेटर एक्सेप्टेंस बिफोर रिसीव, एक्सेप्टेंस का लेटर पहले पहुंचा है, रिवोकेशन का लेटर कब पहुंचा है? बाद में पहुंचा है। तो यहां पर एक्सेप्टेंस वाली चीजें जीतेंगी। तो यहां पर आइए, तो द रिवोकेशन इज इनवैलिड एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड ऑन 3 अप्रैल। मिस्टर अनिल इज बाउंड टू बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर मिस्टर अनिल बाउंड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें बच्चे यहां पर, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आइए, मिस काव्या ऑफर टू लीज, मिस काव्या ऑफर टू लीज हर अपार्टमेंट टू मिस्टर रमेश ऑन 10th जुलाई। रमेश सेंट हिज acceptance through courier 12th July, which reached on Kavya 15 जुलाई को पहुंचा। Before 15th July, she entered into lease someone else. Ramesh can claim a valid contract exist। क्या ऐसा कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रोविजन की बात करें। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ये 2 पॉइंट्स है, प्रपोजर के लिए कब माना जाएगा? तो यहां पर क्या होना चाहिए बच्चे? व्हेन एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू ट्रांसमिशन, लाइक पोस्टिंग द लेटर। बिल्कुल सही बात है। अगेंस्ट द एक्सेप्टर की बात करें बच्चे, प्रॉमिस, यहां पर ऑफरी के लिए कब माना जाएगा? व्हेन इन कम्स टू नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जब प्रपोजर के नॉलेज में आएगा तो एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट माना जाएगा। आइए बच्चे कंक्लूजन की बात करें, एज द एक्सेप्टेंस वाज सेंट, यानी पोस्टेड बिफोर द ऑफर रिसीव्ड इट, कम्युनिकेशन वाज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर ऑन 12th जुलाई, सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट फ्रॉम 12th of July, and Miss Kavya action on of leasing of someone else the letter of amount to breach of contract Mr. Ramesh can claim legally is valid। तो यहां पर मिस्टर रमेश जो है ये क्लेम कर सकते हैं, इट इज अ वैलिड और लीगली तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। बच्चे यहां पर क्या होता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, क्या माना जाता है? सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो मिस्टर ललित promised in writing to give 1 lakh rupees to his younger brother Mohit out of love and affection. The promisee was not registered. Later, he refused to pay. Mr. Mohit sued Lalit amount for amount. तो क्या ऐसा कर सकते हैं? तो आइए हम लोग समझते हैं। तो आइए प्रोविजन में, एज पर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशन है, एक्सेप्शन से वहां पर वैलिड माना जाएगा, यानी इट इज मेड आउट ऑफ द नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। प्रॉमिस टू पे कंपनसेट
पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज होना चाहिए, प्रोमिसी मेड इन राइटिंग रजिस्टर्ड होगा तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होगा। जनरल रूल ये कहता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट यहां पर कुछ एक्सेप्शंस है, वहां पर वैलिड माना जाएगा। इवन दो द प्रोमिसी वाज मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, it is not enforceable because it was not registered as required under the section 25, therefore agreement is void and Mohit cannot legally claim द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। इस बात का आपको समझना है, समझ में आ गया? तो क्योंकि यहां पर क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है तो ये होना जरूरी है। अगर ये होता, ये कंडीशन पूरा होगा, नंबर 1 नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे कंपनसेट वॉलंटरी सर्विसेज होना चाहिए और प्रॉमिस मेड राइटिंग एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन से आपका सवाल यहां पर दिया गया है कि मिस्टर वीर थ्रेटेन टू मिस्टर यस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड लैंड ट्रांसफर बाय सेइंग वुड हार्म यस ब्रदर if he did not fearing of his brother's life, Yas signed later Yas want to cancel the agreement। क्या ऐसा कर सकता है? तो चलिए प्रोविजन की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कोर्सन का मतलब क्या होता है? कमिटिंग और थ्रेटनिंग कमिट ऑफ एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, और unlawful detaining properties। A contract formed under coercion is voidable at the option of aggrieved parties। चलिए यहां पर वीर एक्शन और क्लियरली अमाउंट कोर्शन एज इट इन्वॉल्व द थ्रेट टू फिजिकल फॉर्म, तो जहां पर फिजिकल प्रेशर की बात करी जाती कोर्शन होता है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ यस हु कैन लीगली रिजाइन, यानी कैंसिल कर सकता है अंडर द सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है पॉइंट्स? उसके बाद अगर बात करें मिस रिप्रेजेंटेशन से आपका सवाल आया हुआ है, तो आइए यहां पर देखिए, मिस दिव्या सोल्ड अ सेकेंड हैंड लैपटॉप टू मिस्टर अभय claiming its work perfectly. She was unaware that hard drive was faulty. After 3 days, system crashed. Mr. Avinay wants to cancel the purchase and recover amount it। क्या ऐसा कर सकता है? तो आइए सेक्शन प्रोविजन की बात करें, एज पर द सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मिसरिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स क्या क्या आता है? मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट इनोसेंटली, बिल्कुल सही बात है। ब्रीचिंग अ ड्यूटी लीडिंग अदर पार्टी टू बिलीव समथिंग untrue। A contract based on misrepresentation is voidable at the option of aggrieved party। यानी चलिए यहां पर दिव्या की बात करें, दियाज की बात करें, स्टेटमेंट वाज मिसरिप्रेजेंटेशन ऑल्दो द मेड इनोसेंटली स्टिल लेट रॉन्ग बिलीव माइंड अभय, hence that contract is voidable at the अभय options he can legally demand the return of money and cancel the agreement। यहां पर कैंसिल कर सकता अग्रीमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया बच्चे। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे केस स्टडीज कराया, मैंने लगभग 10 केस स्टडीज मैंने कराया। इस तरह से बाकी और भी केस स्टडीज आप कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा। प्रोसेस यही रहेगा, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद केस स्टडीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा 3 पैरा में उसको आपको अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन लिखना मैंडेटरी नहीं है। अगर सेक्शन में 100% श्योरिटी है तो लिखेंगे, अगर नहीं आता है तो आप नहीं लिखेंगे। तुक्के नहीं लगाना है, यहां पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर नहीं आता है तो आप लिख दीजिएगा एज पर प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। 3 पैरा में आपको करना है, सबसे पहले प्रोविजन, सेकंड में फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। तो इस तरह से करते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।